नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं मेरे साथ हरकारा डीप डाइव में। और हम लोग लगातार बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एक प्रक्रिया चालू की, जिसमें मतदाता सूची को अ, लगभग हर मतदाता के लिए सत्यापन किया जा रहा है। और वो एक बड़ी और बहुत तुरंत-फुरत में बुलाई गई एक कार्रवाई है, जिसके कारण बहुत सारे सवाल वहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर, जो जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और बिहार के रहने वाले हैं, और उनकी खासी निगाह रहती है बिहार की तरफ। तो स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार मनिंद्र। निधि जी। और इस बारे में आपका क्या, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को, जिसमें लगातार हम ये देखते हैं कि जो मतदाता है वो हर मतदाता लगभग वहाँ पे कटघरे में है। और चुनाव से ऐन वक़्त पहले नवंबर में चुनाव होने हैं। आज 25 जुलाई तक इस कार्रवाई को पूरा करना है, और आज हम लोग 14 तारीख को इस बारे में बात कर रहे हैं, जो मुश्किल से 11 दिन बचे हैं इस कार्रवाई को पूरा होने के लिए। और लगभग उसमें भी बहुत अलग-अलग तरह से लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट में कहा कि अब उसमें आधार और वो शामिल हो सकता है। तो ये भी तय नहीं कि जो पहले जिनका फॉर्म खारिज या दाखिल हुए, उनके साथ अब क्या होगा। और तो बहुत सारे सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। लोग आश्वस्त नहीं हैं, लोग परेशान हैं। विपक्षी दल इसको एक तरह से फाउल गेम की तरह देख रहे हैं। और जो लोग, खास तौर पे वो लोग जो हाशिए पर हैं, चाहे वो गरीबी के उसमें हों या अल्पसंख्यक हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनको भी बहुत सारे इस बारे में सवाल है। और उसके साथ-साथ जो बिहार का जो बहुत बड़ा जो एक एक आबादी है, जो कि प्रवासी मज़दूर की है, उनको उनको लेकर काफ़ी सवाल है। तो इसको पहले आप पैराफ्रेज़ करते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करें। 2-3 बातें हैं निधि जी। पहली बात तो ये है कि चलिए, ये प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट को ठीक किया जाए। वोटर लिस्ट सही होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह है तो एक जगह उसका नाम होना चाहिए, या जो वोटर नहीं है उनका नाम नहीं होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। बहुत से लोग मर गए हैं, शायद उनका नाम नहीं होना चाहिए। तो ये शुद्धिकरण का काम तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन इस वक़्त जो शुद्धिकरण बिहार में चल रहा है, उसको लेकर 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि समय इतना कम है, इतने समय में यदि आपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जितना बड़ा पॉपुलेशन है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उपलब्ध है, वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। शुद्ध रूप से टेक्निकल कारण से मैं पहले कह दूँ कि टेक्निकल रीज़न से आप देखें कि बहुत सारे इलाकों में 2-2, 3-3 दिन तक बिजलियाँ नहीं होती हैं। लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं वैसे लोगों के पास जो फॉर्म भर दें उनका, क्योंकि आधे लोगों को तो फॉर्म भरना नहीं आता है, उनको पढ़ना भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है। तो वो लेके खड़े हैं लोगों के पास, हमारा फॉर्म भर दो पहले। पहले तो यही प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, जिसके चलते आप जाके देखेंगे कि लोग पैसा देके लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। तो एक ख़ास तरह का वर्ग वहाँ पैदा हुआ है, जो पैसा लेके अब फॉर्म भरता है, उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो एक तो वो समस्या है। फिर टेक्निकली क्या होता है, जब आपने फॉर्म भरा तो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो जो कागज़ आपको चाहिए, वो कागज़ कितनों के पास है? मेरी बात एक सज्जन से हो रही थी, वो अपने समय के टॉपर थे अपने इतिहास में किसी यूनिवर्सिटी के। उनसे पूछा कि भाई आपके पास कागज़ है सारा? तो कोई कागज़ उनके उनके पास नहीं है। सिवाय इसके कि वो 2003 में सिटीज़न थे, तो वो सिटीज़नशिप फॉर्म लाके वो कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका नाम 2003 में मिस कर गया। मेरा ही नाम एक बार लिस्ट में नहीं था। तो ये संभव हो सकता है, और ऐसी हालत में आप एक ऐसी प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है जिसने तहलका मचाया हुआ है पूरे इलाके में नीचे तक। और वो अपार्ट फ्रॉम कास्ट कम्युनिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम लोग परेशान हैं इस बात से। तो ऐसी परेशानी का जो होना इस टाइम में, चुनाव के टाइम में, मुझे लगता है एक बड़ी खतरनाक सी बात है, जिसमें जनतंत्र के लिए समस्या है ये, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इस प्रक्रिया से ही कहीं ना उठ जाए। पहले तो ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात ये है कि जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उस प्रक्रिया में लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन क्या है इनका। और इंटेंशन पे आने पे, चूंकि पिछली पृष्ठभूमि ऐसी रही है, तो लग रहा है कहीं बिहार एक नई प्रक्रिया के प्रयोगशाला के रूप में तो नहीं उभर रहा है। जो पहले एक्सक्लूजन की एक प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने का इतिहास रहा है, या
वोटिंग प्रक्रिया से लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया है, उस लोगों को ये डिस्ट्रस्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर, और ये खतरनाक डिस्ट्रस्ट है, क्योंकि अभी तक बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ हो, फिर भी लोगों का इतना ट्रस्ट बना हुआ है कि वोटिंग पैटर्न में, वोटिंग प्रोसेस में शायद वो एक 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 पॉसिबिलिटी है कि हम सरकारों को बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो हाँ, कि उससे जब वोट देने की बारी आएगी तो फिर हम तब तो देख ही लेंगे, अभी आपको जो सब करना देख है कर लें, लेंगे, जो तो देख ही हाँ, लेंगे। एक तो ये कहीं उससे लोगों का विश्वास ना हट जाए, क्योंकि ये फिर सिस्टम के लेजिटिमेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और तीसरी बात जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, और ये सब बिल्कुल साधारण बात है, मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ एक प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रक्रिया क्या चल रही है। तीसरी बात है कि आप किसको डिटेक्ट करना चाहते हैं। आपने क्या किया है कि पूरे पूरे पब्लिक को ये कह दिया कि यदि आपके पास ये कागज नहीं है तो आप अपराधी हैं, आप फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, बाहर से आए हैं। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि आप देशी हैं, आप किसी देश के रहने वाले हैं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ अब आपके ऊपर है। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि आपके मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि अब मुझे प्रमाणित करना है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे सिस्टम के ऊपर गहरा अविश्वास लोगों का पैदा हो सकता है। पर ये जो अविश्वास है, फिर उसके एक राजनीतिक अर्थात हैं कि वो ये अविश्वास किसके लिए काम करेगा और किसके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो तो इसमें जो बात फिर घूम के आती है कि जो विदेशी घुसपैठियों की बात, चुनाव आयोग ने पहली बार ये कहा है कि हम विदेशियों को भी बताएंगे, और कल उनका एक बयान आया प्रेस नोट में उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी संख्या में हमें विदेशी लोग बिहार में रहते हुए मिले। मतलब ये तो बहुत ही मतलब एक उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी बात ही कही, पर उसमें ना तो कोई संख्या थी, ना कोई अनुपात या प्रतिशत था कि भाई कौन कितने लोग हैं। ये बात इस संख्या में है कि उसको लेकर हमारे कान खड़े हों और हम उसको लेकर परेशान हों। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हम 8 करोड़ लोगों का सत्यापन व्यक्तिगत तौर पे करके ही मानेंगे, तभी मालूम पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी जो समस्या है विदेशियों की बिहार में आने की, जो कि जिसकी अर्थव्यवस्था आपको पता होगा कि वो शायद सब सहारन अफ्रीका से भी वहाँ पे बुरा हाल है हर तरह से, हर इंडिकेटर पे। और वहां पर उन्होंने कहा कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली लोग काफी मिले, जबकि मेरे ख्याल से नेपाल और बांग्लादेश दोनों की अर्थव्यवस्था यहाँ से तो बेहतर ही होगी। तो वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कितनी बड़ी ये समस्या है, कहाँ पर ये समस्या, ये लोकलाइज्ड है, ये सीमा पर है या पूरे बिहार में है, इसका कोई न तो जवाबदेही है, न कोई पारदर्शिता है, न कोई इसको लेकर जो है कोई सूझबूझ दिखलाई पड़ रही है उसके। तो ये जो पहले ये जैसे पहलगाम में हुआ था कि 4 लड़के आए और उन्होंने गोलियां मार के चले गए, उसके लिए हमने एक देश से हमने जंग छेड़ दी उसके लिए। तो एक होता है ना कि आपकी प्रतिक्रिया एक अनुपातिक होनी चाहिए कि भाई एक चीज हुई है तो वो कितनी बड़ी है, उसको लेकर आप कितना। तो वो हम इस सरकार में बार बार ये पा रहे हैं कि वो किसी चीज की एक समस्या को बहाना बनाकर उसके प्रिटेक्स्ट पर आप एक ऐसा एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं जिसकी शायद जरूरत थी नहीं, और या फिर उसका कहीं कुछ और आपके निहित स्वार्थ थे जहां पर आपको उसका इस्तेमाल करना था। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि ये विदेशी घुसपैठियों की बात उन्होंने झारखंड में भी की थी, हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी इस बात चुनाव हार गई। वो लगातार बंगाल में ये बात लगातार करते ही हैं, असम में तो वहां की स्टेट पॉलिसी का वो हिस्सा है कि कैसे हम बार बार लोगों को बाहरी साबित करें, हर किसी को शक के घेरे में रखें, और खास तौर पर इसका फिर एक अल्पसंख्यक लोग उसे कटघरे में लगातार खड़े होते हैं। और ये बिहार में भी क्या आप उसको इस तरह से देख पाते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है। हाँ, देखिए ना, बिहार में यदि गौर से आप देखें तो सिर्फ एक इलाका है जिस इलाके में आप कह सकते हैं बिना किसी प्रमाण के, वो भी कहना कठिन है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि चलिए सीमांचल का जो क्षेत्र है उस इलाके में बांग्लादेश से लोग आके रह सकते हैं। नेपाल से तो वहाँ नहीं रहते हैं, मैं तो उस इलाके में रिसर्च करता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो आपको जी। वहाँ मेरे ख्याल से पिछले
20 सालों से मैं उस इलाके में घूमता हूँ, मैं उस इलाके का रहने वाला भी हूँ। मुझे कोई नेपाली वहाँ आके रहता हुआ नहीं दिखता है और पूरे शहर में मुझे कोई नेपाली नहीं दिखता है एक्चुअली। शायद कभी 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई फैमिली नेपाल की रहती भी होगी, अब तो वहाँ कोई दिखता नहीं है। शादियाँ मुझे नहीं हुई लगता होंगी। है। जी, ठीक है, हाँ, शादियाँ शादियाँ हुई होती होंगी। हैं। जी, जी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि नेपाल के कुछ लोग आके सीमांचल में रहते हों और भोजपुर में आके तो नेपाल का कोई व्यक्ति रहता हो, ऐसा असंभव ही है। यहाँ तक कि पटना भी आके कोई रहता हो, मुझे शायद ही लगता है। तो नेपाल से आने की बात तो बिल्कुल ही मुझे लगता है बेकार है। अच्छा, बांग्लादेश से आने की जहाँ तक बात है, यदि सपोज़ बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पोरस रहा है, आना-जाना लोगों का लगा रहता है, वहाँ पे सुना है कि मैं सब्जियाँ खरीदने लोग पहले चले जाते थे इधर से उधर, तो लोग इधर से उधर जाते भी यदि होंगे, इमेजिन, तब भी एक इलाका आप बिहार में लोकेट कर सकते हैं कि सीमांचल के इलाके में हो सकता है कि जैसा ये लोग दावा करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया सीमांचल के इलाके में आके रहते हैं या रहे होंगे किसी ज़माने में। तो पूरे बिहार में इस तरह का सर्वे करने का तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, या बताएँ, थोड़ा भी बताएँ ना कि हाँ, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कि भाई पटना जिला में या आरा जिला में या छपरा जिला में भी 1% 2% लोग बाहर से आके रह रहे हैं, जिनको हम लोकेट करना चाहते हैं। ऐसा ये खुद भी नहीं कह सकते, कॉमन सेंस भी कहता है कि उस इलाके में कोई आके नहीं रह रहा है। बच गया यदि पूर्णिया का जो इलाका है, सपोज़ जो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये जो इलाका है, यदि इस इलाके में आप सर्वे करना चाहते हैं, तो भई इस इलाके का सर्वे आपको इतने दिनों पहले से करना चाहिए था इस बात पे। यदि उनके हिसाब से बांग्लादेशी लोग आके यहाँ रहते हैं, किसी ज़माने में बांग्लादेश से लोग यहाँ आए होंगे। मेरे ख्याल से बांग्लादेश युद्ध के बाद लोग आकर बसे हैं गाँव में। वो हम लोग को दिखते हैं कि वहाँ के लोग बसे हैं और वो अब धीरे-धीरे वहाँ सेटल कर गए हैं। किसी ज़माने में शायद पार्टीशन के टाइम में कुछ लोग आए हों, तो वैसे लोग आए हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा इनपुट उस इलाके में हुआ हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। यदि कभी हुआ भी होगा तो शायद 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले कभी हुआ हो, यदि ऐसा हुआ भी होगा, तो उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसमें क्या आपका तरीका होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। वहाँ पे तो जब ये मुझे हुआ होगा प्रोफेसर ठाकुर, तो ये क्या डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंट नंबर पे हुआ होगा? डेमोग्राफिक तरीके से अगर हम देखें कि इतने इतने नंबर्स में हुआ था कभी कि जिसको लेकर आज तक वहाँ की राजनीति या लोग या वोट बैंक या उस पे फर्क पड़ता हो, या देखिए ये बहुत कहना मुश्किल है कि जैसे दिल्ली में हम कह ऐसा सकते हैं ना कि पार्टीशन के रिफ्यूजी जो थे, पार्टीशन के जो रिफ्यूजी थे दिल्ली में, वो खासे संख्या में, इतने संख्या में थे कि कई जगह वो चुनाव जिताया हरा सकते हैं। जैसे कि हम लुधियाना के बारे में कह सकते हैं कि वहां पे यूपी बिहार के जितने मजदूर हैं वो एक चुनाव हरवाया जिता सकते हैं। हम ये माइग्रेंट लेबर, वो वहां के स्थानीय लोग तो नहीं। ऐसा कहीं बिहार में है कि जहां पे बाहर से लोग आए और वो वहां के स्थानीय चुनावों को प्रभावित कर सकते हो? देखिए सीमांचल में ऐसा कहना कि जो लोग बाहर से आए हैं वो अ, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो बाहर से आए हैं, जैसे अब आप पंजाब में तो बिहार के मजदूरों को आप लोकेट कर सकते हैं ना कि बिहार के ये लोग हैं, जी, आए हुए यहाँ काम करते हैं। बिल्कुल। उनकी भाषा अलग है, उनका रहन-सहन अलग है, तौर-तरीका अलग है और एक एक विजिबल माइग्रेशन हुआ है, इंटरनल माइग्रेशन। जी। ऐसा कोई माइग्रेशन जो विजिबल माइग्रेशन हुआ हो, एक समय में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हों, ऐसा कोई माइग्रेशन मुझे वहाँ नहीं दिखता है। हम्म, अ, हो सकता है कि थोड़ा माइग्रेशन हुआ होगा, जैसा कि लोग कहते हैं वहाँ पे, जिसको एक खास तरह का मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, जिसके बारे में वहाँ के लोग बात करते हैं कि ये लोग माइग्रेट कर आए हैं, कहीं करके आए हैं। लेकिन उसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि वो बंगाल से माइग्रेट करके आए हैं, बांग्लादेश से, क्योंकि उनकी भाषा में एक लोकल भाषा से उनकी भाषा थोड़ी अलग है। लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो बिहार के पूरे राजनीति को या उस इलाके की भी राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर सके। और फिर नहीं, पर दूसरा दूसरा चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि 2003 के बाद, तो ये लोग 2003 से अगर पहले आए थे तो फिर तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो मतदान कर रहे थे 2003 से पहले, उनका नाम है मतदाता सूची में, तो फिर तो चुनाव आयोग को दिक्कत नहीं। तो चुनाव आयोग का निश्चित ये जो असर्शन है कि 2003 के बाद ऐसा कुछ बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ, बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। हालांकि हमने तो जब भी सुना, हमने सुना कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं और बिहार
जो है जाकर बसने वाले लोग तो बहुत कम होंगे मेरे ख्याल से पूरे भारत में, या हाँ आसपास से भी। तो ये जो पूरा आग्रह जो है बार बार इस बात का, ये मतलब इसको कितनी सीरियसली लिया जा सकता है, ये मैं सवाल 2003 के बाद तो माइग्रेशन, मुझे लगता है कि यदि कोई माइग्रेशन बांग्लादेश से मजदूरों का हुआ भी होगा, और शायद हुआ हो उस जमाने में, एक समय में, 2000 के बाद तो कोई माइग्रेशन उधर ऐसा होने की कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। और 2003 के बाद तो निश्चित रूप से कोई माइग्रेशन उस इलाके में, मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बहुत रिसर्च किया हुआ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उस इलाके का कॉमन सेंस है आम लोगों का, उसके हिसाब से यदि आप मेरे साथ चलेंगे उस इलाके में बात करने के लिए, वो बात करेंगे, वो भी आपसे कहेंगे कि 2000 के आसपास के बाद कोई इस इलाके में नहीं, क्योंकि आपको याद होगा ये 2000 के आसपास ही वहां से बाहर माइग्रेशन शुरू हुआ। बिहार के उस इलाके से जो मैसिव माइग्रेशन शुरू हुआ वो 2000 के आसपास शुरू हुआ, और उस इलाके की स्थिति बहुत खराब हो गई। इकोनॉमी अभी भी, वो डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया के 4 सबसे गरीब जिलों में आते हैं। जो 100 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम आप देखेंगे, उसमें बॉटम में ये डिस्ट्रिक्ट है। तो कौन ही वहां माइग्रेट करके आएगा? यदि बांग्लादेश से कोई माइग्रेट भी करेगा तो दिल्ली जाएगा, वहां क्यों जाएगा उस इलाके में? तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जो चुनाव आयोग का ये दावा है कि बहुत से लोग माइग्रेट करके आए हैं और चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं और डेलिबरेटली माइग्रेट करवाया गया हो सकता है, ये सब भी बातें इनफॉर्मली आ रही हैं। मैं ये जो डिबेट चल रही सोसाइटी में उसको लेकर मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आम तौर पे जो लोग हैं वहां पे, वो भी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके एवरीडे डिबेट में भी ये बातें नहीं आ सकती हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग का ये दावा, ऐसा हो सकता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हो, कि ये एक तरह का प्रयोग हो, एक एक्सपेरिमेंट हो, आने वाले जो खतरे हैं उसको लेके जो डेमोक्रेसी में, तो एक बड़ा खतरा मुझे दिख रहा है। वो बड़ा खतरा ये दिख रहा है कि जिस तरह से कैपिटल का ग्रोथ अभी है, तो कैपिटल और डेमोक्रेसी के बीच में डिवोर्स लगभग हो चुका है। डेमोक्रेसी, कैपिटल डज नॉट लाइक डेमोक्रेसी, इट डजंट सूट डेमोक्रेसी एनी मोर। तो हर ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जिस तरीके से डेमोक्रेसी को एक पूरा फॉर्मल फ्रेम के अंदर फिक्स किया जाए, जो कि ऑलरेडी फिक्स हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब हिंदुस्तान में चुनाव ही रह गया है। कोई जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हो वो तो लगभग आप देख ही रहे हैं कि मुश्किल हो गया है। आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, और जो मार्जिन के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई डेमोक्रेटिकली उठाई गई आवाज वहां तक पहुंच जाए, सिस्टम के अंदर चली जाए, वो फीडबैक सिस्टम बंद हो गया है। क्योंकि मीडिया को आप देख ही रहे किस तरह से हालत हो गई है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के द्वारा जो फीडबैक का सिस्टम था वो लगभग रुक गया है। तो डेमोक्रेसी की बाकी प्रक्रियाएं तो लगभग रुकी हुई हैं। जो एक प्रक्रिया थी, फीडबैक हम देते थे थ्रू इलेक्शंस, वही एक चीज है जिससे अब ये जो डेमोक्रेसी अभी का है, जो स्टेट अभी का है, वो थोड़ा घबरा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि हम लोग एक नए फेज में जा रहे हैं, और ये जो अभी हो रहा है बिहार में, शायद वो कंफर्म करता है उस फेज को कि हम एक टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट के अंदर जा रहे हैं। अब जो स्टेट है वो पुराना अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं है। जो इमरजेंसी के समय कभी अथॉरिटेरियन जब हमको दिखा था, वो अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं है, ये टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट है। ये फॉर्मल इमरजेंसी लगाने की इसको जरूरत नहीं है, ये थ्रू टेक्नोलॉजी इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है। और ये जो बिहार में प्रक्रिया चल रही है, वो मुझे लगता है टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट का एक एक्सपेरिमेंट है कि आप टेक्नोलॉजी से कैसे लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। हाँ, मतलब ये है कि लोगों को हम ज्यादा लोगों को बाहर कर रहे हैं बजाय अंदर लाने के, जो लोकतंत्र के और वो दरवाजे जो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आप किसी का विरोध भी नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजिकली, मतलब ये सही नहीं है। यदि मान लीजिए टेक्नोलॉजिकली कोई कंप्यूटर गलत टाइप कर रहा हो वहां पे आपका नाम, यदि उसे कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो, ये सब तो होता ही टेक्निकली, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है और 10,000 लोगों का नाम उसने डाला और नाम गलत टाइप हो गया, तो आप एक्सक्लूड हो गए, और उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, टेक्नोलॉजी ने आपको एक्सक्लूड कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, स्टेट जिस तरीके से कर रहा है, वो एक तरह के नई व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें स्टेट अपने पॉलिसीज को लेके इतना फर्म है कि उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें जो भी रुकावट हो सकती है, जैसे एक रुकावट है कि
लोग वोट कर सकते हैं उसके खिलाफ में, वो आखिरी रुकावट है। उस रुकावट को भी खत्म करने का तरीका हो सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है संभव हो सकता है। राजेंद्र का एक कार्टून था धुड़पकर का, कि राजेंद्र धुड़पकर का, जिसमें मतदाता जो है वो एक इमारत है और चुनाव एक बुलडोजर की तरह उस पर चढ़ा हुआ है। तो ये जो हम लोग जो समय देख रहे हैं, जिस समय मतलब जहाँ पे तो एक तो ये नीति के स्तर पर समझ में आता है कि इसके पीछे नियत क्या है, जिस पे हमने बात की, और एक नीति के स्तर पर बात की कि लोकतंत्र का कहाँ पे कैसे। फिर एक है इसके क्रियान्वयन को लेकर जो सवाल है कि जो मतलब मुझे तो उन तमाम बीएलओ और ईआरओ जो हैं उनको लेकर भी एक करुणा करुणा और सहानुभूति है कि उनके उनके ऊपर जिस तरह के काम दिए गए उन्हें, और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो 8 करोड़ लोगों के फॉर्म जो है वो मुकम्मल तरीके से जमा कर पाएंगे, उनकी तस्दीक कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, वो फॉर्म भरवा पाएंगे। तो जितनी जो टाइम सीमा, जो समय सीमा दी गई है, जो उनसे कहा जा रहा है, तो इसमें जाहिर तौर पे वो ये काम क्योंकि सरकारी भी है तो ठीक से हो पाना मुश्किल ही लगता है। तो ऐसे में फिर वही जो आप कह रहे थे कि हो सकता है कि बाद में कहा जाए कि नहीं, इसको दोबारा किया जाएगा, ये ठीक से नहीं हुआ, या तो उसमें इतने पैसे भी खर्च किए अपने संसाधन के, और उसके बाद मालूम पड़ा कि उसका नतीजा भी ठीक से नहीं निकला, और जिस काम के लिए आप कह रहे थे वो भी नहीं हो पाया। ना स्वार्थ सिद्ध हुआ, ना सिद्धांत सिद्ध होगा ऐसे में फिर। हाँ। पर उसमें जो वही है कि इतना खून खच्चर हो जाएगा लोगों के साथ कि वो उसके बाद वो लोकतंत्र को लेके बहुत अधिक सकारात्मक भाव पता नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे इसके बाद जो। तो ये एक क्रियान्वयन को लेकर ये जो सवाल है कि सरकारी मशीनरियां इस लायक हैं भी कि वो इसको इस तरह से कर सकती हैं। हालांकि भारत का जो चुनाव आयोग है उसका जो काम है दुनिया में एक मिसाल की तरह बताया जाता रहा है। उसके पास हमेशा बहुत बेहतरीन ह्यूमन स्टोरीज रही हैं उनके एफर्ट की, कि वो आखिरी कतार के आखिरी मील के लोगों तक पहुंचते हैं और वहां तक उनको शामिल करवाते हैं वोट देने में, उनकी रुचि हो या ना हो, वहां तक जाके उनसे करवा पाना। अब ये है कि वो एक नए तरह का एक गेटोवाइज्ड गेटेड कम्युनिटी बनाई जा रही है मतदाता की, और उसमें से वो सारे लोग बाहर होने की आशंका से जूझ रहे हैं, जो लोग या तो साक्षरता कम है, या वो गरीब हैं, या वो किन्हीं कारणों से अपनी जगह से बाहर हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कामायनी से, तो वो कह रही थी कि बहुत सारी बहुएं जैसे कि हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम अपने माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। तो वो कहाँ, जब यहाँ आके बस चुकी हैं तो वो कहाँ से लेकर आएंगे अपना प्रमाण पत्र, या उस तरह से। तो हमने ज्यादातर लोगों को बाहर रखने का इंतजाम इसमें करते दिखलाई दे रहे हैं बजाय भीतर लाने के। उसमें नहीं, वो इम्पॉसिबल है। जो जो स्टेट मशीनरी है बिहार में इस वक्त, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इस प्रक्रिया को ठीक ढंग से कर सके। यदि हम चाहें भी तब भी ठीक ढंग से कर सके, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल। दूसरा, बिहार में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक वो लाला फकत की कहानी आपने सुनी होगी कि वो लहर गिरने में भी पैसा कमाता था। तो बिहार का जो ये पूरा मशीनरी है वो हर समय सिर्फ इसी चक्कर में पैसा कैसे आ जाए। तो मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लोग पैसे लेके खड़े हैं और दे रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए और तमाम काम को करने के लिए, और रात में बैठ के वो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि पैसे लेके मेरा फॉर्म निकाल लो। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में जनता तबाह हो चुकी है, बहुत तबाह है। अपना काम छोड़ के बीमार हैं लोग। अभी तो वैसे ही बरसात का टाइम है, बूढ़े पुराने लोग हैं, कई सारे लोग। अब ये भी प्रमाणित करना कि इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है, इसकी भी तो एक प्रक्रिया है ना। सब कोई थोड़ी घर में रखा हुआ है, वो जाके ढूंढेगा, कंप्यूटर निकाल के देगा प्रिंट आउट, फिर वो अटैच करेगा उसके साथ। तो इस पूरी प्रक्रिया में हर एक आदमी वहां परेशान है। तो मेरे ख्याल से ऐसी प्रक्रिया चलाने के पहले उनको, बिहार सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी एक जनसंवाद तो करना चाहिए था कि कैसे करें। तमाम एनजीओ को एक्टिवेट करना चाहिए था कि आप फैसिलिटेट करें हमारे काम को। यदि मंशा सही है तो एक पूरी प्रक्रिया चलानी चाहिए थी इसके लिए। अभी जिस तरह से किया गया है तो ये बिल्कुल ही वैसा लग रहा है कि सडनली आपको लाइन में खड़ा कर दिया गया टिकट लेने के लिए, और विंडो थोड़ी देर के लिए खुला रहता है और आप लाइन में खड़े और आपस में मारपीट। कोविड के नहीं समय आप जैसे ऑक्सीजन
जैसे कोविड के समय ऑक्सीजन का हिसाब था, उस तरह से कुछ कुछ लग रहा है, या अस्पताल में के बिस्तर का जो उस तरह से जो हिसाब या है। अचानक आपने नोटबंदी कर ली, लोग लाइन लगा के खड़े हैं और अपराधी हो गए हैं क्योंकि उनके हम्म, पास 2000 के कुछ 500 के कुछ नोट पड़े हैं। कई महिलाएं जो अपने हस्बैंड से पैसे छुपा के रखती थी, जो जी। उनके एकमात्र सिक्योरिटी था, वो अपराधी हो गई सडनली। वो बाहर हम्म, खड़ी है, बूढ़ी महिलाएं जो बेचारी अपनी सिक्योरिटी थोड़े पैसा खड़ा बचा के रखी थी, वो अपराधी की तरह खड़ी है, मेरा सही पैसा पड़ा हुआ है। तो ये जो अभी स्थिति हो गई है कि हर कोई अपराधी जैसा खड़ा है, ये नहीं कर पाए तो इलेक्टोरल प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। ऑलरेडी हिंदुस्तान जहाँ की वोटिंग परसेंटेज कम है, ऑलरेडी कम है। आपका जी। चैलेंज तो ये है कि वोटिंग परसेंटेज को हम बढ़ाएं कैसे। जी। वहां आपने एक और हर्डल क्रिएट कर दिया है, इससे तो वोटिंग परसेंटेज भी और आपका डाउन चला जाएगा। कैसे करेंगे आप? मणिन जी, ये जो पूरा जो चल रहा है हिंदुस्तान में, जो लोकतंत्र को लेकर, हम ये भी देख रहे हैं कि जो विदेशी जो जहां जहां पे एक इंडेक्स वगैरह होते हैं, उन सब में भारत की रेटिंग लगातार घटती जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इन सब चीजों से और क्या इसमें हम, इससे तो कुछ संभलने वाला नहीं। तो ये जो विश्व में जो भारत के लोक बतौर लोकतंत्र की जो छवि, इसको आप कैसे देखते देखिए, लोकतंत्र की छवि तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी संकट में हमारी है। मीडिया कंस्ट्रक्टेड जो है, वो एक तरह से खुश होने वाली बात है लोगों के लिए। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि भारत विश्वगुरु बन रहा है और आगे चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि अमूमन लोग ये विश्वास करने लगे हैं, बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो एनआरआई लोगों से मेरी बात होती है, उन सब लोगों को लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की समस्या यहाँ हो गई है। और इस यही कारण है, आप देखिए ना, जैसे युवाओं से बात कीजिए, जो मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास के युवा भी हैं, वो सब लोग निकलना चाह रहे हैं यहाँ से। दुनिया में किसी देश से युवाओं का बाहर जाके एडमिशन लेना और पढ़ने के लिए जाना और वहाँ रहना, ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश हो गया उसका। तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में हम नहीं आ पा रहे हैं। हम तो हिंदुस्तानियों के ड्रीम प्रोजेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। पहले फ्लाइट से कोई युवा जिसे मौका मिल जाए तो यहाँ से निकल जाना चाहेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये पिछले कुछ डिकेड्स की बात कह रहा हूँ कि भाई, जेएनयू में जो हमारे छात्र थे, उनका ड्रीम बाहर जाना नहीं होता था। वो बखूबी यहाँ पीएचडी करते थे और रहना चाहते थे, यहाँ पे काम करना चाहते थे। और अभी ये हालत हो गई है कि उनमें से ज्यादातर लोगों का ड्रीम ये है कि वो बाहर चले जाएं। मतलब पूरी पढ़ाई, भाई अशोका यूनिवर्सिटी में एक पूरा कोर्स है, जिस कोर्स के बारे में, क्या कोई फेलोशिप कोर्स है, वो कुछ फेलोशिप करवाते हैं 1 साल का, नाम उसका हैं? फेलोशिप है, लेकिन उसमें यंग आपको 9 इंडिया। लाख, हाँ कुछ है, यंग उसमें 10, इंडिया। हाँ उसमें 10 लाख रुपए आपको देना पड़ता है। तो मैं उसके वर्कशॉप में बैठा था क्योंकि एक बच्चे का एडमिशन होना था, मैं सुन रहा था। उसका पूरा पूरा जो सेंट्रल फोकस था वो ये था कि इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से बाहर एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या कमाल है भाई हमारा कि हमारे युवा जो है, तो इसका मतलब है कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं जो यूटोपिया बना था हमारे देश को लेके, वो यूटोपिया बहुत क्राइसिस में है। और ये हमारे यहाँ क्राइसिस में है, तो बाहर यदि आप किसी से पूछें कि भाई तुम्हारे देश में बड़ा डेमोक्रेसी का खतरा हो रहा है, चलो आ जाओ हमारे देश में डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया, चले आओ, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कोई मुझसे कहेगा कि नहीं नहीं आपके यहाँ जाके मैं रह सकता हूँ। तो ये जो इमेज अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारा मीडिया के थ्रू, इस इमेज को एग्जामिन करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंस्ट्रक्टेड इमेज है और एक्चुअली जो लोग बिलीव कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं जो इंडेक्स है वो कितना सही है पता नहीं, इसलिए मैं इंडेक्स ज़्यादा कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंट्स को लेना चाहता हूँ। और कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंट मुझे समझाता है कि हमारे डेमोक्रेसी को कोई भी इस वक्त बहुत इस तरीके से नहीं देख रहा है कि हम डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रहा हो। वो बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है, ब्राजील के एक प्रेसिडेंट आए थे इंडिया, तो किसी ने पूछा कि हाउ इज ब्राजील डूइंग, तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, पीपल आर नॉट। तो हम उसी कंडीशन में भी चल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के बारे में शायद ऐसा नहीं कह सकते, हालांकि हम ऐसा हमारी नहीं कह इकोनॉमी, सकते। हमारे हमारे हम सबसे ज्यादा गरीब लोग, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग इस देश में रहते हैं। हाँ,
और उनसे हम कह रहे हैं कि तुम पहले जाके कागज लेकर आओ तो फिर तुमको हम वोट देने देंगे। दरअसल सच तो ये है, और बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। पर ये एक और बात है कि बिहार में जब ये हो जाएगा मणिंदर जी, तो उसके बाद जब ये बाकी राज्यों में होगा, जैसे अब सोचिए कि मणिपुर में ये होगा या जब कश्मीर में ये होगा, तो बंगाल में जब ये होगा, जहाँ के बारे में ऑलरेडी वहाँ पे इस तरह के फरमान वहां भी जारी हो रहे हैं, हो चुके हैं, कुछ कुछ तस्दीक हुई है। तो उसमें जो एक दो बातें, एक तो ये कि पूरे देश में इसको किस तरह से लागू करेंगे, तो क्या ये हर जगह उतनी ही भसड़ मचने वाली जैसे कि अभी मच रही है बिहार में, और उसके क्या इम्प्लीकेशन है। और दूसरा सवाल ये है कि बिहार पे जो इस बार अब जो नवंबर से पहले जो चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि लोग वहां के चुनावी मुद्दों पर भी बात कर पाएंगे, या सिर्फ अभी यही मुद्दा बन जाएगा? देखिए, जितना मुझे बिहार का आइडिया है, वहाँ के लोग पॉलिटिकली बड़ा मैच्योर हैं। जब वो बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स बड़े तगड़े निकल के आते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मुझे अभी लग रहा है अभी तक, कि एक एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दिक्कत ये है कि चूंकि वोटिंग पैटर्न वहाँ कास्ट पे इतना बेस्ड हो गया है कि नया फॉर्मेशन कोई ऐसा इमर्ज होके नहीं आ रहा है जो कि कास्ट को ब्रेक करके लोगों को एक साथ ला सके। तो सारे विरोधों के बावजूद फाइनली वो कास्ट कैलकुलेशन पे आ जाता है इस वक्त। तो इसीलिए शायद रिजल्ट आपको ऐसा ना दिखे जितना डिससेटिस्फैक्शन लोगों में है सिस्टम को लेके इस वक्त। लेकिन सिस्टम को लेके डिससेटिस्फैक्शन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई उम्मीद उनको नहीं दिखती है कि सिस्टम में कोई सुधार हो सकता है। जब नीतीश कुमार पहले टर्म में आए थे, तो मैंने एक सज्जन से पूछा, एक जैन साहब थे, तो वो बार बार मुझसे पूछते बिहार की क्या हालत है। तो मैंने कहा कि अभी तो हालत बहुत अच्छी है, क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे? बोला नहीं, अभी बिहार की स्थिति ये है कि मैं तुमसे पूछ लेता हूँ क्या हालत है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात मत करो किसी बात पे। अभी लोग पूछते भी नहीं कि क्या हालत है, क्योंकि मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ का तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का यदि सही वोटर लिस्ट बन गया, यदि लोगों को एक्सक्लूड नहीं किया गया वोटिंग पैटर्न से, तो क्या होगा ये अभी कहना थोड़ा कठिन है। लेकिन यदि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी और इसी तरीके से कोशिश की जाएगी जैसे बिहार में की जा रही है, तो मुझे लगता है कि डिससेटिस्फैक्शन बहुत ग्रो करेगा, और ये बड़ा अनफेयर होगा डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि बिहार के दूसरे हिस्सों में तो इश्यूज और भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बिहार में मान लीजिए कि आप कहेंगे चलो सीमांचल के एरिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वहाँ पे बातें हो सकती हैं, रेस्ट ऑफ बिहार में तो कोई इशू ज़्यादा नहीं है। लेकिन और जगह तो कई मुद्दे और भी महत्वपूर्ण हैं, और इसको यदि ऐसा किया जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी, और फिर शायद मेरे एज एन एनालिस्ट मुझे लगेगा कि जो टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट है वो अपने सही रूप में सामने आ रहा, जो कि विजिबल रूप हो रहा। अभी मैं किसी से कहता हूं तो वो उसे विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं ये क्या है, डेमोक्रेसी फिर भी प्रोटेक्टेड है, डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन टेक्नो अथॉरिटेरियन स्टेट डेमोक्रेसी को कैसे डील करेगा, इसके बारे में अभी पूरी पूरी बात हम नहीं जानते हैं, अभी वो अनफोल्ड नहीं। बिल्कुल। तो हम लोग अपने आज की बात तो यही खत्म करते हैं, पर हम आगे भी बिहार पर बात करते रहेंगे डॉक्टर ठाकुर के साथ में। और अभी तो यही है कि देखते हैं कि ये आगे 25 जुलाई तक क्या क्या होता है। इसमें दो बार और सुनवाई होनी है कोर्ट की, जिसमें चुनाव आयोग वापस आके उनको बताएगा कि वो क्या करने वाला है। फिर 25 जुलाई को ये जो तसल्लीबख्श तरीके से इनका जो विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जो है इनकी पूरी हुई है कि नहीं हुई, ये साफ साफ दिखलाई देगा। हालांकि हम लगातार थोड़ा जो जमीनी सच्चाइयां हैं जहां पर हम जाके देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बीच में कई लोगों की रिपोर्टिंग भी देखी, उसमें मजीद अंजुम की भी रिपोर्ट थी जिन्होंने जाके ये देखा और उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई जो है। तो वो ये सरकार जो है, मतलब ये पत्रकारिता कोई करने निकलता है गाहे बगाहे इस प्रोपोगंडा नुमा भयावह भीमकाय मीडिया मुख्यधारा की जो मीडिया इंडस्ट्री के एक बरक्स,
तो उसको भी छोड़ा नहीं जाता, उसको भी अपना काम करने नहीं दिया जाता। तो ये भी एक, जिस आप टेक्नो अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं, वो उसी का एक सिम्पटम है। तो इस पे तो लगातार इस पे बात करते रहेंगे और देखेंगे कि इसमें कहाँ पर जा रही है। और हम जो है वो हरकारा में और बाकी हम ख्याल लोगों के साथ जन पक्षधर बने रहेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग का जो फैसला है और जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है, उसमें ये साफ तो दिखलाई पड़ रहा है कि वो जन पक्षधर तो नहीं है, बाकी जो भी कुछ हो और जिस भी बहाने से वो किया जा रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े रहिए हरकारा के साथ, हरकारा डीप डाइव के साथ। आपको ये बात पसंद आई तो इसको पसंद करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस बातचीत को साझा करिए और ताकि हम सब लोग एक साथ जन पक्षधर बने रहें। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऋषि जी, ख्याल रखिए अपना। पत्रकारों को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया।